जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दौ साहब। आप इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं। आपने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रहे हैं टू द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और आप कमांडर 15 कोर रहे हैं कश्मीर के अंदर। जनरल साहब, सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस विद यू। थैंक यू वेरी मच सर। जनरल साहब, सर, शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए हुए थे, और कहा जा रहा है कि एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है वहाँ पे। इट मींस के दुनिया में हर जगह और हर एरिया में कोऑपरेशन होगा, पार्टनरशिप होगी दुनिया में हर जगह। सो मुझे तो इसकी यही डेफिनेशन समझ लगी है। आप कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा था अमेरिका, अमेरिकी या ग्लोबली तो ये समझा जा रहा है कि दिस वाज ऑल अबाउट डिफेंस, एवरीथिंग इज व्हाट डिफेंस डिफेंस डिफेंस। उससे पहले दो जो बड़े विजिट थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, वो दोनों भी डिफेंस से रिलेटेड हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर, एज ए जनरल? आपने इंडियन आर्मी में इतना सर्व किया हुआ है, ये इस तरह की ग्लोबल जो एंगेजमेंट इंडिया को देख के आपको क्या समझ आ रही है? आप कैसे इस इन डेवलपमेंट्स को सर देख रहे हैं, और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इसमें सर? सबसे पहले तो कमर, जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग सीम्स टू बी अबाउट डिफेंस डिफेंस डिफेंस, और दूसरा बीच में एक और स्ट्रैंड पकड़ूंगा। आपने कहा आपको एज ए जनरल आपको क्या लग रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो मेरे लिए तो समहाउ, एक्सक्यूज मी, मेरे लिए समहाउ ज्यादा आसान तो ये होगा कि हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे लपक पड़ूं कि बिल्कुल आप कह रहे हैं सब कुछ डिफेंस का ही है, क्योंकि मैं भी डिफेंस से ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन मेरी समझ में ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजंस, करेक्शन, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं और जितनी बातचीत हुई है आपस में, जो फॉलो थ्रू होंगे, वो सब ऑल इनकम्पासिंग है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। डिफेंस जरूर प्रोमिनेंस में आ जाता है। उसकी दो वजह है। एक तो डिफेंस बाय इटसेल्फ टॉपिक ऐसा है, रशिया यूक्रेन वॉर है, वो हर एक पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। कहीं पे भी अफगानिस्तान में कुछ मिसाइल हो तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। तो डिफेंस का मसला ही ऐसा है कि वो ज्यादा परवेडिंग होता है। और दूसरी बात, आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं, जो यूएस में हुआ, जो अभी फ्रांस में आज गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ जो होगा, तो उसमें जो डिफेंस रिलेटेड मुद्दे हैं, उसमें बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व है, और रकम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। मतलब डिफेंस का जो मुद्दा है वो खाली सिर्फ एक एक्विजिशन का नहीं है कि हमारे को इतने जी इंजन चाहिए या हमारे को इतने प्रेडेटर ड्रोन चाहिए। वो मसला है टेक्नोलॉजी शेयर करने का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, विच इज़ अ बिग स्टेप। तो इसलिए डिफेंस बहुत बड़े तरीके से हावी हो जाता है पूरी विजिट पर या पूरे मुद्दों पर। लेकिन अगर आप देखें, अमेरिका की बात कर रहे हैं आप, तो यानी कि यूएस की जो अमेरिका के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई, इट वाज अ स्टेट विजिट, रेयर ऑनर गिवन टू फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद इसमें स्पेस पे, आर्टेमिस अकॉर्ड पे बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस के फील्ड में। और फिर और कई टेक्नोलॉजीज जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईसेट के तहत हमारी आपस में बहुत सारी एग्रीमेंट्स हुए हैं, साइबर में, स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब जितनी हॉट टेक्नोलॉजीज हैं उसके वो भी यूएस ने एग्री किया है कि वो हमारे साथ शेयर करेगा। तो उसको ले, क्लाइमेट चेंज पर बहुत बातें हुई हैं। अब ये बातें जो है ना, वो थोड़ी सी दब जाती हैं जब डिफेंस आता है। तो मतलब आपकी बात को मैं ये कह के अपना ओपनिंग रिमार्क्स ये कह के खत्म करना चाहूंगा, डिफेंस हैज बीन नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द विजिट। और उसके स्केल तो वैसे ही बढ़ा जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं।
अब स्पेस में अगर आप देखें जिस तरीके से हम इंडिया और अमेरिका ने एग्री किया है कि हम लोग कोलैबोरेट करेंगे आने वाले वक्त में स्पेस के फील्ड में, ये भी एक बहुत बड़ा फार रीचिंग एग्रीमेंट है या क्लाइमेट का। तो आई विल एंड ओवर हियर एंड देन वील टेक द स्पेसिफिक्स। ओके। देखिए जल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि यू स्पोक के जी स्पेस में, एआई में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। जी। लेकिन हमें तो खबर यही मिलती है अभी रिसेंटली कि अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर नेवल लॉजिस्टिक हब्स जो है वो बनाएगा टू काउंटर चाइना और फॉर इट्स इंडो पैसिफिक रेडीनेस के लिए। अब जल साहब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल जी गोवा, मुंबई इन एरियाज़ में वो बना रहे हैं, तो कल को कहीं आई वाज टॉकिंग टू अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो कह रहे थे कि यही नेवल लॉजिस्टिक हब जो हैं वो कल को मिलिट्री बेसिस भी बन सकती हैं। मतलब व्हाट विल स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग अ मिलिट्री बेस। सो लेकिन दिस इज बीइंग, कई लोगों का कहना है दिस इज बीइंग अंडरप्लेड, लुकिंग के, क्योंकि इंडिया का अपना स्टेचर बहुत बड़ा है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि जी इंडिया के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस बन जाएंगे। पाकिस्तान होता तो बड़ा शोर मचना था जी अमेरिका मिलिट्री बेसिस दे रहा है, या चीन फॉर एग्जांपल हमने ग्वादर में देखा जी कि मिलिट्री बेस बन रही है। लेकिन ये नेवल लॉजिस्टिक हब जो है फॉर एग्जांपल, ऐसा क्या है कि ये अमेरिका की मुस्तकबिल में नेवल अड्डे नहीं बनेंगे? एज ए जनरल आपने तो बड़ा करीब डिसीजन मेकर्स के साथ सर काम किया है, तो आपका क्या इस हवाले से ओपिनियन है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए, एक मिलिट्री बेस और एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट में बहुत फ़र्क है। मैं बहुत साल पहले मैं डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ वियतनाम में, कंबोडिया और लाओस में। तो मैंने बहुत सारी शिप विजिट्स हैंडल की हैं, वियतनाम में भी और कंबोडिया में भी। तो उनमें भी ये मसले आते हैं। जब एक शिप हाई सीज में सेल कर रहा होता है, तो शिप को कई जगहों पर कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली शिप्स सेल्फ कंटेंड होके चलते हैं या फिर अपने ऑयल टैंकर्स की रेंज में चल रहते हैं कि उनको रिप्लेनिशमेंट की जाए। बावजूद इसके कई दफा ऐसे सूरत हाल हो जाते हैं कि आप कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसे मेजर रिपेयर्स या असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए, या कहीं ऐसी रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ जाए बिकॉज ऑफ रफ वेदर वेयर लेट अस से योर टैंकर कैन नॉट कम। ऐसे मैं और कुछ एक सूरत हाल पेंट कर सकता हूँ। तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स की ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स दूसरे देशों के साथ, फ्रेंडली देशों के साथ की जाती है कि उनसे हम ये इस्तेमाल कर सकते, ये फैसिलिटीज वो मुहैया कराएंगे। और उसका फर्क सिर्फ ये होता है कि आप देखिए, अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाए हाई सीज में, तो कोई भी देश हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट आपस में पहले से होता है, तो हाईएस्ट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत आप उनको वो असिस्टेंस मुहैया कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, बेस एक अलग चीज है। आप जैसे आपने एग्जांपल दिया ग्वादर चाइना के लिए या जकोबाबाद, मतलब वो एक अलग बात है। वो बेस करना, यू बेस योर फोर्सेस देयर। आप अपने फोर्सेस को, अपने इक्विपमेंट को, अपने प्लेटफॉर्म्स को वहां बेस करते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं। वेयर ये लॉजिस्टिक बेस, लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स और टाइप ऑफ असिस्टेंस दिया जाता है। तो आई थिंक ये दोनों बहुत, और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, हमारा बहुत देशों के साथ है, सिंगापुर के साथ है, फिलीपींस के साथ है, ईस्ट एशिया में बहुत सारे देशों के साथ हमारे ऐसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं। अब क्योंकि ये अमेरिका की बात है, तब ये जैसे आपने भी कहा, आपने खुद ही कहा कि मतलब ये कहा जाएगा, वो कही जाने वाली बात अलग है। और खास तौर पे मतलब इतना तो एक हमारा एडवर्सरी भी इस बात को मानेंगे कि इंडिया जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता आया है हमेशा।
हमने अमेरिका तक की नहीं सुनी जब हमने S-400 लेना था रशिया से, या रशिया से ऑयल लेने की बात जब पूरे यूरोप और इन्होंने सैंक्शन लगाया, हमने कहा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो मतलब मैं उस बात को डिस्कशन को लेकिन शायद जैसे आपको नहीं लगता कि 10-15 साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी? इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एब्सोल्युटली एक्सरसाइज कर रहा है, और इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। जी। लेकिन 10 साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया के खतरात भी बढ़ जाएंगे, और जिस तरह आप फोर्सी कर रहे हैं, जिस तरह जी। बॉर्डर के ऊपर एलएसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सो खतरात भी बढ़ जाएंगे, शायद अमेरिका के साथ कॉपरेशन भी बढ़ जाए, एंड देन अगर जापान, बाकी साउथ कोरिया, बाकी ममालिक जो हैं वो अमेरिका को इतना कर रहे हैं, तो इंडिया का इतना बड़ा जो हुजम है, समहाउ आपको नहीं लगता कि एंड देन अमेरिका की ऑफर्स इतनी लुक्रेटिव होती हैं कि किसी मुल्क के लिए भी जो डेवलप कर रहा हो, जो अच्छी आगे डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे इंडिया जा रहा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट इट। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं इसके बरखिलाफ कहना चाहूँगा। वो ये कि आप जैसे आपने शुरू किया कि आपको नहीं लगता कि 10-15 साल बाद क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा? मैं आपको उसी अल्फ़ाज़ में बोलता हूँ, आपको नहीं लगता 10-15 साल बाद भारत का वजूद क्या होगा? टुडे इफ वी आर द 5th एंड वेरी सून गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फिर हम अमेरिका, चाइना के बाद भारत होगा। ये तो आज सब मानते हैं, ये दीज़ आर ओपन स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस। और अगर ऐसा होगा, तो फिर चाइना का एक स्टेटेड एम है कि वो अमेरिका को नंबर 1 सुपर पावर के स्टेटस से अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है नंबर 1 स्टेटस में। तो अमेरिका और चाइना के बीच में टसल रहेगी, और अमेरिका उसको हावी होने देता है कि नहीं, वो अलग बात की बात है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि पहली बात तो भारत किसी को अनसीट नहीं करना चाहता। हम अमेरिका को रिप्लेस नहीं करना चाहते, ना चीन को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमारा नंबर 3 स्टेटस तो के बारे में क्लियर प्रेडिक्शंस हैं। तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त, और दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ ये आजकल एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट का जमाना है, का दौर है। वो अलायंसेस चले गए, आजकल अलाइनमेंट्स हैं। तो अभी देखा जाए तो अब हमने जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था, हमने जब जब हम अभी 5th लेवल पर हैं, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं हैं, जब हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं अभी फॉर फॉर आवर इवन फॉर आवर सिक्योरिटी नीड्स, तब भी हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अगर अपनाई है, तो जिस तरीके से मेक इन इंडिया के ऊपर एक पुश चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत वाला आपने सुना होगा, एक पुश चल रही है, और हम डिफेंस में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं पिछले 5 सालों में। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज के लिए जैसे जीई का इंजन, अगर हम एविएशन इंजन चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही अगर हम अपने आप आई एम सॉरी मैन्युफैक्चर करने लग जाएं, और जो अभी फ्रांस में डील हो, और अगर वहां से अगर हमारी कोई डील्स होती हैं, तो और टेक्नोलॉजीज हमें मिलती जाएं, तो तब आपको नहीं लगता जब हमारी अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ती जाएगी, अगर सिक्योरिटी नीड्स के लिए सेल्फ रिलायंस बढ़ती जाएगी हमारे देश की, आने वाले 10-15 सालों में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। 100% सेल्फ रिलायंट तो यूएस ऑफ अमेरिका भी नहीं है। तो 100% नहीं, लेकिन जब एक बार आप बहुत हाई थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं और दूसरी तरफ से आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, तो मैं तो मानता हूं हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी। हम किसी भारत ना आज तक, मतलब जब भारत बहुत ही गरीब देश था, तब भी हम किसी एक खेमे में नहीं गए, और ना ना अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल साहब, ये बताइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है नेटो इन एशिया, आप इसको कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि फ्रांस जो है वो कहता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप नेटो का ऑफिस जापान में खोलें। इंडिया को भी ऑफर्स आई हैं। मैं देख रहा था कि जो अमेरिका की जो नेटो में सफ़ीर हैं, उन्होंने शी गेव दिस ऑफर, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया चाहे तो दे कैन जॉइन। दूसरा, इसी को मैं लिंक करूंगा इस सवाल के साथ भी, आपको लगता है जन साहब, लुकिंग जो थ्रेट मैट्रिक्स को देखते हुए, आइंदा आने वाले कुछ औकात में, सालों में, इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स करेगा, दफाई मुआहदे कर सकता है,
जैसे इंडिया जापान के बड़ा करीब हो रहा है, इंडिया अमेरिका के करीब हो रहा है, या इंडिया और साउथ कोरिया या बाकी, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया ने फिलिपाइंस के ऊपर एक पोजीशन ली चाइना के हवाले से कि ये दे शुडंट डू दिस इन साउथ चाइना सी। तो आपको लगता है कि इंडिया कोई डिफेंस पार्टनरशिप कर सकता है, या ऐसी कोई आपको एज ए स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, एज ए फॉर्मर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, आपको लगता है ऐसे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, लुकिंग के नेटो जो है दैट इज कमिंग इन एशिया? देखिए, एक तो ये बड़ा नेसेंट सा कदम है नेटो इन एशिया, अभी इसके शुरुआती बातचीत हो रही है। दूसरा, मैं नहीं मानता कि हम जिस एक तरफ से हम बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो इन एशिया, मतलब आपका सवाल कुछ इस तरफ, इसका रुझान इस तरफ है कि आप समझते हैं कि क्या इंडिया आने वाले समय में कभी नेटो के साथ अलाइन हो जाएगा। मेरा मेरा सिंपल पॉइंट यही है कि मैं तो कहता हूँ आजकल हम लोग एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के एरा में हैं। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। आजकल स्ट्रैटेजिक अलायंसेस मेरे का ज़माना मेरे ख्याल से नहीं है। इंडिया इन एनी केस इतना नहीं करता। हम अलाइनमेंट्स हैं, इश्यू बेस्ड। किसी इश्यू पे हम अमेरिका के साथ हैं, किसी इश्यू पे हम रशिया के साथ हैं, या किसी इश्यू में, ज़्यादातर इश्यूज में हम सिर्फ भारत के साथ हैं। हम इंडिया का ही साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। और स्पेशली नेटो का मेरे हिसाब से हमारे इधर हमारे इस रीजन में इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। और मेरा पर्सनल व्यू, आई थिंक हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिया है। और मैं नहीं समझता कि हम नेटो के एम्ब्रेस में जाने वाले हैं। हम हमारे अच्छे ताल्लुकात इन देशों के साथ हैं। आपने जैसे एक्सरसाइज और इसकी बात की, स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आई थिंक 25 एक देशों के साथ है लगभग, प्लस माइनस होगा कुछ। इतने देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। वो एक अलग चीज़ है। उसके दायरे में हम आपस में कोऑपरेट कर पाते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी, इन दिस फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। तो वो एक अलग चीज़ है। बट टू फॉर्म पार्ट ऑफ एन अलायंस, वो एक बहुत ज़्यादा बाइंडिंग चीज़ होती है, और मैं नहीं समझता हम उसमें जाने वाले हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो फ्रांस के साथ इंडिया के 25 साल मैं देख रहा हूँ कि पार्टनरशिप को हो गए स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग। पार्टनरशिप, हाँ जी। हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे जी। बैक इन 1998। वो बड़े पॉपुलर वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, फौत हो गए वो। आप कैसे देखते हैं अभी 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए बेस्टाइल डे जा रहे हैं वहाँ पे? ये भी एक बड़ी ऑनर की बात है, पर्सनली फाइंड इट। तो आप कैसे देखते हैं फ्रांस के साथ फ्रांस इंडिया को, क्या इंडिया बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है कि इंडिया इज़ रशिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज फॉर बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट? फॉर इंस्टेंस राफेल फटाफट ले लिए आफ्टर एलएसी। पाकिस्तान के साथ हुआ जब 2019 में आपके पिछले इलेक्शन से पहले झड़पें, क्या उसे कहते हैं, डॉग फाइट हुई। बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है कि इट्स रशिंग टुवर्ड्स दी फॉर इट्स डिफेंस। अमेरिका में चले गए, देन आप इसराइल के पास चले गए, देन फ्रांस के पास चले गए। ये अर्जेंसी है, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न कंट्रीज? देखिए, द वे यू पुट इट, जैसे आप जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हम भारत जो है इंडिया चला गया, अभी अमेरिका के पास, अभी फ्रांस के पास, इसराइल से ले रहा है अपनी, मतलब आप देखिए जिस देश को जरूरत हो तो वो देश कहीं से भी कोई चीज लेने की कोशिश करेगा। मतलब मैं एग्जांपल नहीं लेना चाहता कि अगर ऐसे आप देखें पाकिस्तान की बात देखें तो आप देखेंगे कि वो किस किस देश से क्या ले रहा है, वो उसकी बात नहीं करते हम। देखिए ऐसा है, मैं अपनी इंडिया की बात करता हूँ। हमारे पास हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में एक दो ऐसे मतलब वाक्य आए बीच में, इंसिडेंट्स हुए, बोफोर स्कैंडल हुआ, उसके बाद एक तहलका का स्कैंडल हुआ अर्ली 2000s में। तो इन दो मेजर स्कैंडल्स के चलते, और अगस्टा वेस्टलैंड वगैरह एक दो हुए, उनके चलते हमारी डिफेंस
प्रोक्योरमेंट्स में काफ़ी ढील हो गई, काफ़ी मतलब स्लो हो गया इन ट्राइंग टू बी ओवर कॉशियस। सो बीच में 8-10 साल बहुत मतलब कम हमारी प्रोक्योरमेंट्स हो पाई और उसकी वजह से हमारे कुछ क्रिटिकल वॉइड्स आ गए। दूसरी तरफ हमारा जो इक्विपमेंट है 2/3 जो है वो रशिया के हवाले से है और वो इक्विपमेंट एजिंग होता जा रहा है। उसकी मेंटेनेंस नीड्स, स्पेयर पार्ट्स, फिर हम देखते हैं कई बारी वो टाइम पे पूरे नहीं होते और पुराने होते जा रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे टैंक्स हों, कई चीज़ें ऐसी हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जो क्रिटिकल वॉइड हैं वो हमें पूरे करने थे ज़रूरी। पाकिस्तान के साथ जब हमारा एलओसी पे आमना-सामना होता है जो 1-2 बारी जैसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी जब कभी हम कंपेयर करते हैं तो वी कंपेयर देयर इज़ वी वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आवर इक्विपमेंट सिस्टम नीड्स। जब हम चीन के साथ देखते हैं जो हमारा दूसरा एडवर्सरी है, तो अब आपने कहा कि इंडिया को क्या जल्दी पड़ गई सडनली? जल्दी ये पड़ी कि अभी तक हमारा चीन के साथ हमेशा झड़पें हो जाती थी एलएसी पे, कभी पेट्रोल क्लैश हो जाते थे और मसले हल हो जाते थे बातचीत से या थोड़ी बहुत क्लैश के बाद छोटी-मोटी बातें होती थी और खत्म हो जाते थे। 3 साल पहले हमने देखा कि उन्होंने यूनिलैटरली एलएसी पे अपना स्टेटस को बदलने की कोशिश की। तब इंडिया रियलाइज्ड दैट दिस विल नॉट डू। हमारे जो वॉइड्स हैं वो तो हमें फिल अप करने ही पड़ेंगे। लेकिन हम इस मुहिम पे ऑलरेडी चले हुए थे, ये 3 साल पहले नहीं शुरू किया। हम इस मुहिम पे चले हुए थे कि वॉइड्स अपने पूरे करें और हम सेल्फ रिलायंट कैसे बने। क्योंकि हम नो कंट्री व्हिच इज़ एस्पायरिंग टू बी और व्हिच द वर्ल्ड वांट्स इट टू बी अ रीजनल पावर, क्योंकि अब बहुत सारे देश चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करे अपने रीजन में कम से कम। तो ऐसी कंट्री जो है हमेशा फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो इसकी करते हमारे को सिस्टम्स तो लेने हैं, लेकिन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी को खुद अपने आप डेवलप करने में दशकों लग जाएँगे, डिकेड्स लग जाएँगे। इसलिए इस टेक्नोलॉजी गैप को कवर करने के लिए हम ऐसी डील्स कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ जो हमें टेक्नोलॉजी देगा। पहले हमने ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी किया था, बट अभी हमें बेटर टेक्नोलॉजीज़, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आप कह रहे हैं कि इंडिया जा रहा है इसके पास, मैं आपको उल्टा कहूँगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते हैं इंडिया के साथ डील करना। वेस्टर्न पावर्स चाहते हैं, वो दे आर रेडी टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज़ ऑन ट्रांसफर और वो डील्स हमसे करना चाहते हैं बिकॉज़ इंडिया वांट्स टू बाय एंड इट इज़ आल्सो देयर नीड दैट दे वांट टू सेल देयर वेरी बिग एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स टू अस। बिल्कुल सर। जल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा सर, और वो मैं भी देख रहा था कि जो एनएसए हैं आपके भारत के, वो उनकी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि अजीत डोवल साहब की, वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो एक एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल पावर है, और अगर व्हेन देयर विल बी अ डिज़ायर फॉर अ हॉट परसूट अगेंस्ट टेररिस्ट, तो जहाँ पे टेररिस्ट हेवन्स हैं तो हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। अ, ये जो ये जो बिलीफ है या ये जो आइडिया है कि लेट्स से, अगर ऑब्वियसली उनको इशारा पाकिस्तान की तरफ था, आप क्या समझते हैं कि इंडिया की क्या कैलकुलेशन है? बिकॉज लास्ट जब पिछली भी कहा जाता है कि जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016, पाकिस्तान तो नहीं उसको मानता, लेकिन जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो आप वहाँ पे कमांडर थे, कोर कमांडर थे। जल साहब, आप क्या समझते हैं कि या इंडिया का क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ये जो बार-बार बातें कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हॉट परसूट में जाएँगे, वो क्या कहते हैं, मैंने हमारे एक साबिक आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल कियानी, तो वो कहा करते थे कि व्हेन वन हैज़ ए कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। तो ये क्या चीज़ है कि बेसिकली वो इंडिया के रेफरेंस से कह रहे थे कि इंडिया की कैपेबिलिटी है, तो उनकी इंटेंशन कभी भी बदलती है। रिगार्डिंग कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन मैं आपको बताऊँ, उन्होंने ही वन सेट कि जब उस वक़्त जब ये चला था 2008-9 में कि इंडिया कर सकता है। तो ये जन साहब, ये जो एनएसए साहब का ये जो बयान है, इंडिया क्या समझता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा
या कि रिसेंटली जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयान और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बयान है, वो बार-बार कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे। दिस इज़ प्योरली फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, दिस इज़ प्योरली इन टर्म्स कि हाँ जी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, या फिर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है एंड इट कैन एस्केलेट टू समथिंग एल्स? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, पहले तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, क्योंकि आप दोनों को एक ही सांस में कह गए। आपने बात की सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपने उसका नाम भी लिया और उसका जिक्र किया, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या टेररिस्ट हेवन पे जाके आप हॉट परस्यूट इज द वर्ड यू यूज, कि हॉट परस्यूट के हवाले से आप ऑपरेशन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा? लेकिन दूसरी तरफ आपने उसी में ये भी कह दिया कि इंडिया कहता है कि हम पीओके को ले लेंगे और हम पूरे कश्मीर को ले लेंगे। ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। आप उन दोनों को एक सांस में, एक ब्रेथ में नहीं कह सकते। तो हम बात करते हैं, जो आपने मेरे से सवाल किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, और मैं कोर कमांडर था, तो अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो नहीं मानता, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये मानने ना मानने की बात नहीं है। ऐसा है, पाकिस्तान की तरफ से, मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेरी डिप्लोमेटिक हियर, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के उस तरफ से टेररिस्ट आते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी भेज रही है, आईएसआई भेज रही है, आप कहेंगे हम नहीं भेज रहे हैं, टेररिस्ट आपके हैं और वहां आ रहे हैं। बट एलओसी के उस पार से आते हैं, टेररिस्ट कैंप वहां पे हैं, इसको तो कोई नहीं नकारता। उनकी लोकेशंस आर वेल नोन, नॉट ओनली टू योर कंट्री एंड माइन, बट ऑल्सो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो देर आर अदर कंट्रीज जो भी देखती हैं। अच्छा, चलिए, मेरे भी 4 डिकेड्स हो गए एलओसी पे सर्व करते हुए, और हम हमेशा टेररिस्ट वहां से, हम तो, हमारे पास तो टेररिस्ट नहीं है जो हम भेजेंगे। तो टेररिस्ट आते हैं और वायलेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंट इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, और या अंदर आ जाते हैं या वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो टेररिस्ट नहीं है, तो हम लोग हमेशा डिफेंसिव ही होते रहते हैं। इसलिए एलओसी पे जो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, हमने एलओसी पार करके अंदर टेररिस्ट कैंप पे ही मारा, मल्टीपल लोकेशंस पे। वो इसलिए डिसाइड किया गया कि अब ऐसे किया जाए, नहीं तो हम हमेशा डिफेंसिव ही होते रहते हैं। और एक भी पाकिस्तानी सोल्जर या पोस्ट निशाना नहीं थी उस वक्त 2016 में जो हुई थी सितंबर में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स कैजुअलिटी हुए थे। वो एक कोलैटरल कहीं कैजुअलिटी थी, वरना टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर था, पर ही रेड थी। इसी तरह जब पुलवामा में एक और फिर हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ पुलवामा में, तो फिर जब्बा टॉप पे, बालाकोट के पास जब्बा टॉप पे अगेन टेररिस्ट कैंप पे फिर एयर स्ट्राइक हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, और आपका सवाल ये था, एंड दोनों देश, दोनों तरफ में, दोनों किस्सों में क्या हुआ, दोनों इंसिडेंट में इंडिया टुक ओनरशिप। इसके पहले मैंने कहा झड़पें होती रहती हैं एलओसी पे, लेकिन अभी हमने प्रेस में आकर के दोनों ओनरशिप ली कि हमने किया है, और हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया, या हमने इसलिए किया क्योंकि टेररिस्ट ने आकर के पुलवामा पे हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया। तो दैट मेक्स द डिफरेंस वेयर ए कंट्री इज टेकिंग ओनरशिप एंड सेइंग कि हमने किया है, नॉट कि ये टेररिस्ट हमने नहीं भेजे हैं और आप, ये तो आपके अपने फ्रीडम फाइटर हैं। तो वो इसमें ये मैं एक डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं, आप क्या, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? टू डू व्हाट, हमने जब उड़ी के एवज में अटैक किया था, रेड किया था, तो फिर पाकिस्तान आर्मी को एक बड़े पैमाने पे अटैक करना पड़ेगा। अगर उस बड़े पैमाने पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान तैयार होता, तो तैयार नहीं था, तभी तो पाकिस्तान ने उसको डाउन प्ले किया, अंडर प्ले किया, कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं। जैसे आपने भी कहा, ये तो पार से ही फायरिंग हुई। मैं कोर कमांडर था, मेरे को तो आप नहीं कह सकते कि हमने पार से फायरिंग की। तो आई थिंक आई थिंक आई शुड एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंस आई एम इन्वॉल्वड देयर।
नहीं, मैं सर कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं आई एम नॉट फॉर द एक्सक्लूसिव खबर, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो जस्ट जी, फॉर जी, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जनरल साहब एक जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अभी जी, आपकी बात से निकला है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वहाँ से आते हैं, लेकिन जनरल साहब अगर ऐसी बात थी तो हम फॉर इंस्टेंस जो 2019 में हुआ तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्या? तो आपको नहीं लगता कि और बड़े अच्छे से किया और पूरी दुनिया को पता चला? सो इट मीन्स कि ये जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया एक तरफ एंड देन पाकिस्तान ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो आप इसको फिर ये तो पाकिस्तान ने उसको सीरियस ही नहीं लिया, या पाकिस्तान समझता है कि वो एक एवं ही एक इनकी एग्रेशन थी। जो रिस्पॉन्स था अदर दैन जैसे बालाकोट में वो हुई स्ट्राइक हुई, तो पाकिस्तान ने उस पर तो रिस्पॉन्स किया, उस पर तो पाकिस्तान नहीं खामोश रहा। नहीं देखिए, मैं वही तो मैंने आपको पहले जब कहा ना, आप क्या रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, दूसरा देश करेगा। उड़ी के टाइम पे आपने डाउन प्ले किया, लेकिन बालाकोट के टाइम पे आपने रिस्पॉन्ड किया, एयर फाइट हुई, वो भी एयर स्ट्राइक थी। लेकिन ओवरऑल मसला क्या है कि पिछले इतने सालों से, जब से ये टेररिज्म का मसला शुरू हुआ है, इतने सालों से आई वुड पुट इट टू यू दिस वे कि पाकिस्तान, टू पुट इट ब्लंटली, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्ड बहुत यूज करता रहा है, और दूसरे देश भी, अमेरिका और कई देश भी इस बात पे वो रहे हैं, कंसर्न रहे हैं कि ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। देखिए, दुनिया में और कहीं पे ऐसी मिसाल नहीं है जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों के, यानी कि इंडिया के दोनों कंट्रीज के साथ में बॉर्डर्स, अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं, और सभी तीनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। इसलिए दुनिया की नजरें इस पे टिकी रहती हैं कि कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल, दिस शुड नॉट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। कारगिल की लड़ाई पे देखो कितना प्रेशर आया था कि भाई ये कहीं बात बढ़ ना जाए और आगे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना आ जाए। तो ये जो न्यूक्लियर कार्ड जो है पाकिस्तान का, उसकी वजह से हमेशा इंडिया रिस्ट्रेंट में रहा है। सो नाउ वी हैव फाउंड ए स्पेस बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की हर एक आप, हमने कोई ऐसा अटैक नहीं कर दिया कि आप अपना न्यूक्लियर कार्ड निकाल देंगे, बिकॉज पाकिस्तान की भी एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, थ्रेट टू दी आर्मी वगैरह वगैरह, जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो वो उस मसले पे चलेंगे आप भी। आई एम श्योर योर न्यूक्लियर, पाकिस्तान की भी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, मतलब वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज बीइंग वाज रिसोर्टेड टू, एंड वी रिजर्व, और दोनों टाइम यही कहा है, इंडिया की स्टेटमेंट ने कहा है, हमारे डीजीएमओ ने, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स दुनिया के सामने टीवी पे आके उन्होंने कहा है, वी रिजर्व द राइट टू डू दिस अगेन, द ओनर्स वी, बट वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट नाउ। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू बड़ा सो मच। मज़ा आया वंस अगेन आज आपसे फिर बात करके ऑन इंडियाज पोजीशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, और ग्लोबली जो इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस उस हवाले से, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान इंडिया का भी चले बात जो है वो चलो, हो गई। thank you very much for inviting me, and I wish you and I wish your country all the best in terms of जो आपके भी हालात, कुछ सेंसिटिव हालात चल रहे हैं जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लेट्स and I wish that in times to come we can resolve our issues in a more civilized manner. Thank you. बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत Thank you. शुक्रिया।